चलें। सर आपको पता चलता है किसने मैं किया किसने नहीं किया? जी, चले मैं आपको ना वो किसने स्टार्ट करना है उसको मैं बना देता हूँ होस्ट। बताएं। उजैर मकबूल। उजैर मकबूल, रोल नंबर 1550। उजैर मोर मेक होस्ट। हाँ जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है उजैर। अब आप लोग शो करवा सकते हैं। चलिए ठीक है सर। गुड हो रहा है। जी सर, हम ये की पॉइंट में है तो इधर से हम एक्सप्लेन करेंगे चलें सारा। चलें ठीक है, करें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। I am Uzair Makbul. Today the topic of my presentation is about introduction to psychology. तो क्लास हम अपना जब टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी की जो बिगिनिंग थी, स्टार्टअप था उसका कब और कैसे हुआ था। तो इसका हम देखते हैं कि अंटिल लेट, मैंने इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं। अंटिल लेट 18 इमरजेंस, यानी कि 18 के आखिर में साइकोलॉजी की इमरजेंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन नहीं हुई थी। तो जो इसका कॉन्सेप्ट था वो 17वीं सदी में 17th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, जब फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्ड्स, इस फ्रेंच फिलोसोफर था रेने डिस्कार्ड, उसने कॉन्सेप्ट दिया था ड्यूलिज्म का। इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ब्रेन और बॉडी दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ह्यूमन एक्सपीरियंस बनते हैं। तो इधर से फिर बेसिकली जो साइकोलॉजी का आगाज था वो इधर से हो गया। आगे है साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो इसको हम देखते हैं कि इसके भी मैंने 2 पॉइंट्स देखे हुए हैं। फर्स्ट है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब। जब फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी तो साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर कबूल किया गया था। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी है ड्यूरिंग द मिड ऑफ 18 के वस्ट के दरमियान एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था विल्हेल्म वुड। उसने एक अपनी बुक थी 1874 में पब्लिश की, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, और उसने स्टडी ऑफ बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उसने एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिक में फर्स्ट पूरी दुनिया में फर्स्ट पहली जो थी साइकोलॉजिकल लैब 1879 में बनाई थी। इसके बाद बाकी लोग अपना माइक बंद कर दें। इसके बाद हम साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसके आगे वाला पॉइंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब साइकोलॉजी को इमर्ज हुई तो साइकोलॉजिस्ट ने स्टूडेंट्स से ये कहा कि आप साइकोलॉजी को डिफाइन करें। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने साइकोलॉजी को इस बेसिस पे डिफाइन किया जो उनके कॉन्सेप्ट थे डिफरेंट मैगजीन से, मूवी से, टेलीविजन प्रोग्राम से और बुक से। तो उन्होंने उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर साइकोलॉजी को डिफाइन किया। जब देखा गया तो वो जो जितने भी उन्होंने कॉन्सेप्ट डिफाइन, जितनी भी उन्होंने डेफिनेशन सजेस्ट की थी स्टूडेंट्स ने, तो वो जो डेफिनेशंस थी वो साइकोलॉजी के तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम जो पहलू थे वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, उसके अंदर तमाम पहलू नहीं थे आ रहे। तो फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो डेफिनेशन सजेस्ट की थी वो ये थी कि साइंटिफिक स्टडी, यहाँ पे साइंटिफिक का लफ्ज आएगा, सॉरी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि साइकोलॉजी क्या होगी? साइकोलॉजी बेसिकली 2 चीजों की साइंटिफिक स्टडी होगी। पहला है बिहेवियर और दूसरा है मेंटल प्रोसेसेस। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला है साइंटिफिक स्टडी, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है मेंटल प्रोसेसेस। जब हम साइंटिफिक स्टडी देखते हैं तो इसमें हमारे पास होता ये है कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने यूज किया था सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड को, ताकि वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को लर्न कर सकें। ये था साइंटिफिक स्टडी का मतलब। और बिहेवियर का मतलब होता है कोई ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्शन जब हो तो वो बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल कोई रीडिंग या फिर राइटिंग, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो वो ऑब्जर्वेबल होगी, और फिजिकल एक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा तो ये बिहेवियर होता है। और उसके बाद आता है मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस ऐसा है कि इसका मतलब है कि जो इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों
और उनको वो खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके, तो वो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं थॉट्स, फीलिंग्स, मूड हो सकती है इसके एग्जांपल। और इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर्स। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली ये चीज़ है कि साइकोलॉजी हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी को जब हम स्टडी करें तो हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे, तो वो बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेसेस हैं। तो ये सब्जेक्ट मैटर होंगे साइकोलॉजी को, वो देखते हैं किस तरह होते हैं। पहला हमारा है बिहेवियर। तो हम जब बिहेवियर को देखते हैं, ये ऐसा है कि साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट बिहेवियर इज फिजिकल एक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिजम्स, हैंड हो गया, फुट, कोई भी चीज, आईज का झपकना जो है, ये ह्यूमन बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं। और ठीक है, तो और कोई भी इसके अलावा हम कोई फिजिकल एक्शन करते हैं, अगर वो ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है तो हम कह सकते हैं कि वो बिहेवियर है। तो इसकी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है रैट और स्किनर बॉक्स वाली, और दूसरा है चिल्ड्रन। जब हम देखते हैं पहली एग्जांपल में हम ये पता चलेगा कि स्किनर बॉक्स क्या होता है, तो फिर हम ये जो एग्जांपल समझ सकते हैं। तो स्किनर बॉक्स की बेसिकली स्किनर बॉक्स एक चैम्बर होता है शीशे का, जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ होते हैं, बटन्स होते हैं और गियर्स होते हैं। जब और इसके अंदर चूहे के लिए खुराक रखी जाती है। जब चूहे को उसके अंदर छोड़ा जाता है, वो मल्टीपल ट्रायल्स करता है कि खुराक हासिल करने के लिए कभी कोई बटन प्रेस करेगा, कभी कोई लीवर उसको उसके साथ छेड़छाड़ी करेगा। तो हम देखते हैं कि हम उसकी जो ट्रायल्स होंगे उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और जो वो सब कुछ कर रहा होगा चेंबर के, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो रैट और स्किनर बॉक्स वाली एग्जांपल है वो मेजरेबल है और ऑब्जर्वेबल है, तो इस तरह वो एक बिहेवियर बनता है। और दूसरी एग्जांपल है चिल्ड्रन एंड शेप्स। चिल्ड्रन शेप्स में इस तरह के एक किंडरगार्टन क्लास होगी, उसके अंदर बच्चों को जब ये कहा जाए कि आपने मल्टीपल जितनी भी शेप्स हैं, सिंपल शेप्स हैं, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, या फिर रेक्टेंगल, कोई भी इस तरह की जो शेप्स हैं, आपने उनको ड्रा करना है या उनको पहचानना है। तो वो जब अपनी मल्टीपल ट्रायल्स करेंगे उनको पहचानने के लिए या ड्रा करने के लिए, और तो हम उनको मेजर भी कर सकते हैं कि वो कितनी ट्रायल कर रहे हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इस तरह ये भी जो एग्जांपल है हम इसको देखते हैं कि ये भी ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है, तो ये भी इस तरह बिहेवियर में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है वो एक सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का। और दूसरा है जो सब्जेक्ट मैटर है मेंटल प्रोसेसेस। बिगिनिंग में जो मेंटल प्रोसेसेस, तो हम उसको इंडिपेंडेंट और सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर लेते थे, और बाद में इसकी जो डिफाइन की गई थी वो थी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जो कि यानी कि जो हम मेंटल प्रोसेसेस हैं उनकी जब स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, जो मेंटल प्रोसेसेस उनकी स्टडी होगी। ठीक है, और उसके बाद ये था कि जब वाटसन ने अपना बिहेवियरिज्म पेश किया, तो जो मेंटल प्रोसेसेस है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक रिजेक्शन थी कि उसकी स्टडी बंद हो गई थी। जब स्टडी बंद हो गई तो तब एक प्रॉब्लम बाद में ये बना कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना चाहा, तो उनके पास स्टडी करने का कुछ ना था, तो उन्होंने फिर इसको दोबारा स्टार्टअप इसका मेंटल प्रोसेस के लिए, तो इसको फिर एज अ साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर के तौर पर लिया गया था। तो मेंटल प्रोसेस के अंदर देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, कॉग्निशन है और दूसरा फैक्ट्स है। कॉग्निशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नोइंग, परसीविंग, थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग। यानी कि कॉग्निशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ जान रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, या हम कुछ चीज याद रख रहे होते हैं, तो वो हमारे प्रोसेस क्या होगा? कॉग्निशन होगा। अफेक्ट होता है कि रेफर्स टू फीलिंग्स, मूड एंड इमोशनल स्टेट्स। अफेक्ट्स होता है कि हमारा कोई फीलिंग्स हो, मूड यानी कि हमारा कभी कभार खुशगवार मूड होता है और कभी कभार ना खुशगवार। और इमोशनल स्टेट्स, हर शख्स की हर वक्त इमोशनल स्टेट जो होती है एक जैसी नहीं होती। किसी वक्त वो किसी किसी स्टेट में होता है और किसी वक्त किसी स्टेट में होता है। तो वो जो इमोशनल स्टेट है वो सब क्या होंगी? अफेक्ट्स होंगी। जी थैंक यू सर। सर आगे है दूसरा मेरा ग्रुप मेंबर, उसने प्रेजेंट करना है। चले कि उसको होस्ट बना दें, आपने बनाना होगा उसको होस्ट।
आप ना जहाँ उसका नाम लिखा है ना, उधर अपना एरो जी सर। लेके जाएं, उधर मोर का ऑप्शन जी आएगा, मोर के ऑप्शन को क्लिक जी करें, यानी कि उसके नाम, जहाँ उसका नाम है, ये जैसे आप सर्कल, जहाँ वीडियो और माइक्रो, ये हाँ इधर में पोस्ट कर दें। चले जी, चले जी, नेक्स्ट होस्ट। चले, क्या हो गया है? चले बस ठीक है, शो हो रही है, पढ़ना अस्सलाम शुरू करो। ठीक है सर. Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Junaid Zafar and I am looking forward to tell you about the topic, the scope of psychology and development of psychology as a science. First one, the scope of psychology. Before telling me about the scope of psychology, we need to learn and we need to know about the scope of any subject. What is the scope of any subject? The extent of area or the subject matter. Extent of area to which it covers, which is covered by a particular subject, is the scope of that subject. I mean to say, अगर किसी फील्ड में किसी ख़ास सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी लिहाज से, तो उस फील्ड में हम इस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि एज अ स्कोप उसमें जो है इस्तेमाल हो रही है. अब हम इसके स्कोप के हवाले से बात करते हैं. What is the scope of psychology in our daily life in different fields? First of all, health policy. हमारी गवर्नमेंट, बल्कि दुनिया भर की तमाम गवर्नमेंट्स ने बहुत सी हेल्थ एजेंसीज बनाई हैं जो कि लोगों की सेहत बहबूद का काम कर, जैसे कि ईदी फाउंडेशन है, आपने उसके बारे में सुना होगा. उसके पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट है. इस तरह के बहुत सी एजेंसी या बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो लोगों की फलाह व बहबूद का काम करते हैं. जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने भी इंसान इस फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंसान की प्रॉपर रखने के लिए उसको बहुत सी जो है वो एजेंसीज, बहुत से डिपार्टमेंट कायम किए हैं. द नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एजेंसीज. The agencies which helps in hiring new individuals for different jobs, they use psychological concept to understand, to examine the psychological capabilities of their candidates. बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो अपने न्यू वर्कर्स की तलाश में उन पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी अप्लाई करती हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है कि वो उनकी कंपनीज़ के लिए जो हैं वो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए वो यूज़फुल हैं या नहीं हैं. उसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है. आप सब बेहतर जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोग इंसान की मेंटेलिटी को चेक करते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को जांचते हैं और उसके मेंटल डिजीज़ को फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको इम्प्रूव करते हैं. अगर हमारे पास किसी इंडिविजुअल की मेंटल डिसऑर्डरनेस हो तो हम उसको कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी
से कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी उस पर अप्लाई करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको बेटर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है पर्सनल बिजनेस है। हम इसमें पर्सनल बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो अपने क्लाइंट के साथ, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। हम उससे बातचीत करके उसकी थॉट्स, उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, मार्केट वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ उससे पता कर सकते हैं और हम अपने जो है वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो, इसमें तो मेजर रोल है इसका कि अगर क्रिमिनल्स की मेंटल एक्टिविटी को चेक करना हो कि आगे क्रिमिनल क्या करने वाला है, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी से उसको जान सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि क्राइम जो है वो कितनी तेज़ी से और किस तरह इंक्रीज हो रहा है। अब हमें उन चीज़ों के बारे में बहुत जानने की ज़रूरत है कि जो हम साइकोलॉजी में करते हैं। जस्ट मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी है जो है वो एक ब्रॉडर साइंस है। इसको एक 5 मिनट में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो आई विल टेल यू अबाउट ओनली द बेसिक नाउ। The first one is understanding human behavior. Basically, the human behavior is understood in the psychology that what are the causes of changing behaviors. कि हमारे जो behaviors हैं वो change कैसे होते हैं, उसकी वजूहात क्या है, उसके sources क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और साइकोलॉजी में हम पहला काम ये करते हैं। नंबर 2, ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हम इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके जो है वो बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं और अगर उसमें कोई खामी है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा तीसरा हमारे पास है predict and improve behavior. We can predict and improve behavior of individuals by applying the psychological concepts or different situations can be used. हम जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, उसको अप्लाई करते हुए हम जो है वो जो है डिफरेंट जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, हम उनकी बिहेवियर को जांचते हुए उन पर अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी अप्लाई करते हुए उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे ऐसे अब ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो साइकेट्रिस्ट जो हैं इन दिनों जो हैं हमें बता रहे हैं, या इन दिनों हमें उनको फेस करना पड़ रहा है। उनमें से पहला है हमारे पास impact of violent TV programs on children or citizens. I mean, there come so many violent TV programs or the media or different other channels or news channels or violent footages. मतलब बहुत से violent TV programs या बहुत से मीडिया ऐसे न्यूज़ चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एडल्ट्स की बजाय बच्चों पर ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। So what are the footages that and their impacts on individual, especially on children who has not completed their psychosexual stages and they are too young to understand the things or to maintain their psychological stability. मतलब कहने का मेरा ये है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और ये इस तरह की चीज़ों को जो हैं वो नहीं समझते। वो बहुत ही छोटे होने की वजह से जो वायलेंट टीवी प्रोग्राम है जैसा वो देखते हैं वैसे ही करते हैं। तो ये एक इशू जो है वो आजकल सामने आ रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट।
I mean, role of reward and punishment for doing certain acts are the determiners. These are used determiner to determine your personality that you will going to become. कि हमारे पास हमारे जो है रोल और रिवार्ड जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है साइकोलॉजी में. I mean, if I do something wrong, my parents will punish me. I will not do it again. If I get first position in the class, my parents will be rewarded me with a new bicycle or a new mobile phone. So it encouraged me and motivated me to get the first position again and again and to work hard again. And the punishment is playing the role to reduce doing such things which are going to punish me in the future. The next one is effect of parents relationship. This is this is very important in psychology. I mean, the relationship of parents at home or different environment that we face are totally affecting our personality, our perceptions, our psychological health. जो पेरेंट्स रिलेशनशिप हैं वो जो है वो तो मुतासर होते ही हैं, तो साथ में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं. जैसा वो बचपन में देखते हैं, जैसा वो रोज़ देखते हैं, वो वैसा ही जो है वो अप्लाई करते हैं. अगर रोज़ पेरेंट्स में आपस में झगड़े होते हैं तो वो बड़े होकर भी आपस में झगड़ालू ही बनते हैं जब वो मैरिटल स्टेटस में आते हैं. So the next one is deviant behavior. There are so many examples could be there on deviant behavior. Deviant behaviors are totally which are against the society. यानी कि ऐसे बिहेवियर जिनको हम माशरे में किसी को बयान करने के काबिल ना हो, या फ़र्ज़ करें अगर हम कोई क्राइम कर रहे हैं तो हम अपने वालिदैन को नहीं बताएंगे कि हम ये क्राइम कर रहे हैं. तो ऐसे बिहेवियर्स जो होंगे वो डिविएंट बिहेवियर कहते हैं. उसके अलावा सेल्फ असर्टिवनेस है और मैरिटल एडजस्टमेंट है. मैरिटल एडजस्टमेंट पहले भी बता चुके हैं. सेल्फ असर्टिवनेस है, ये खुद एतमादी है कि इंसान में आजकल 80 से 90% जो है पीपल उनमें खुद नेक्स्ट पर्सन है लोग. यस सर. इसके बाद जिसका है वो प्रेजेंट करना शुरू करे. ओके सर. उसे होस्ट बना दें आप. सर कहाँ से बना रहे? जहाँ वॉल्यूम और कैमरे का ऑप्शन नहीं है, किस बंदे ने बना अब करना है? सर जीआर ने करना है. जीआर के उधर जाएं. जीआर जहाँ लिखा आ रहा है, जहाँ उसका नाम लिखा आ रहा है, उसके सामने कैमरा और माइक होंगे. उधर मोर का, जब आप पैरों उधर लेके जाओगे तो उधर मोर का ऑप्शन आएगा. मोर के ऑप्शन से आपने ना आगे उसको बना देना है मेक का सर होस्ट. कर दिया सर, कर दिया. चलें ठीक है. चलें जी यार. ओके सर. स्क्रीन शो हो रही है? हेलो. Assalamu alaikum class. My name is Fatma Hassan and today my topic of presentation is School of Psychology. And now I am presenting first three School of Psychology. First one is Structuralism. William Wood was the first founder of Structuralism in 1832. In 1879, he built a first psychological lab in Leipzig, Germany, where all experiments were conducted.
जो विलियम वुड थे वो फर्स्ट फाउंडर थे स्ट्रक्चरलिज्म के, और इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो थी वो बनाई थी जहाँ पर सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो थे कंडक्ट किए जाते थे। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड बी टिचनर, जो कि उन्हीं के स्टूडेंट थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म पर ही काम किया था। इन्होंने जी डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी करके इंसान की साइकी को समझ सकते हैं। फिर कहा गया कि इफ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट देन इट्स मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर, यानी कि अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है देन इट मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होगा। नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? करंट स्टेट ऑफ माइंड। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होगा। और कॉन्शियसनेस होती क्या है? करंट स्टेट ऑफ माइंड यानी हमारी दिमाग की मौजूदा हालत। इन्होंने फोकस किया ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। इन्होंने जो हमारे मेंटल के थे ना कंपोनेंट्स, उनको मेंटल प्रोसेस को स्मॉल छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि हम कोई भी स्टिमुलस है उसको हम एज इट इज तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको छोटे छोटे एक कंपोनेंट्स में अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं जो हमारे दिमाग के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बर्न हैंड, जब किसी भी इंसान का हाथ जलता है तो फर्स्ट फीलिंग उसे क्या आती है? फीलिंग ऑफ पेन, उससे दर्द का एहसास होता है। ये एक आम आदमी की सोच है। अगर हम देखें कि हमारा हाथ जला है तो हमें यही महसूस होता है कि हमें दर्द हो रही है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के जरिए देखें तो सबसे पहले हमारी जो स्किन है वो फायर को टच करती है, देन हमारी स्किन जो है वो बर्न को फील करती है कि मेरा हाथ जला है, देन जो हमारे स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को मैसेज कन्वे करते हैं फीलिंग ऑफ पेन का, देन जो होता है ब्रेन वो हमारे हाथ को वापस में मैसेज कन्वे करता है फीलिंग ऑफ पेन का। तो ये सारा प्रोसेस इतने नैनो सेकंड्स में होता है कि हमें पता नहीं चलता। इसको समझने के लिए स्ट्रक्चरलिज्म को जो और इसको अप्लाई करने के लिए जो उसने मेथड दिया वो इंट्रोस्पेक्शन का था। इंट्रोस्पेक्शन यानी ये डिस्क्राइब करता है व्हाट अ पर्सन फील, यानी इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हम किसी भी इंसान को कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करके ये और फिर बाद में उसको इंट्रोस्पेक्शन यानी उससे क्वेश्चनिंग करके ये फाइंड कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा फील कर रहा है। अब कॉन्शियसनेस डिफरेंट थिंग्स पर कंसिस्ट करती है, यानी कि फीलिंग आइडियाज पर, हमारे ख्यालात पर, फीलिंग्स एहसासात, इमोशंस भी एहसासात होते हैं, लेकिन फीलिंग्स जो हमारे नॉर्मल एहसासात होते हैं, इमोशन हाई लेवल पे जो हम बिल्कुल पीक पे हमारे एहसासात पहुंच जाते हैं उन्हें इमोशंस बोलते हैं। अब फीलिंग्स भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, हैप्पी हो सकती हैं, सैड हो सकते हैं, रिलैक्स्ड हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि उन्हीं का एक स्टूडेंट थे, एक और साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म पर काम किया और उन्होंने यही कहा कि जो है साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को स्टडी करके ही हम ह्यूमन साइकी को समझ सकते हैं। और मेथड भी इंट्रोस्पेक्शन का ही दिया कि कॉन्शियसनेस को हम थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन ही स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो एक न्यू पॉइंट उन्होंने दिया वो ये था कि इट इज स्पेशल मेथड, सो नॉट एवरीवन कुड इंट्रोस्पेक्ट। इट्स मीन उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिससे हम फॉर एग्जाम्पल हम एक नॉर्मल बंदे से तो क्वेश्चनिंग के जरिए उसे कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं कि इस स्टिमुलस को हमने प्रोवाइड किया, अब आप कैसा फील कर रहे हैं, और विदाउट दिस स्टिमुलस आप कैसा फील करते हैं। क्वेश्चनिंग के जरिए हम उसको तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड था वो जो था बच्चों पर और मेंटली रिटार्डेड जो लोग होते हैं उन पर फेल हो गया। यानी ये जो मेथड था वो इतना फेमस नहीं हुआ, ये जस्ट अडल्ट्स के लिए है, लेकिन जानवरों, बच्चों और जो मेंटली रिटार्डेड लोग थे उन पर ये फेल हो गया। मेरी आवाज आ रही है? समझ आई? जी आ रही है बात। ओके सर, मैं अब नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन है? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर मैं ही हूँ, नेक्स्ट करती हूँ। जल्दी करें, बंद हो जाएंगे कॉल। सवाल ना पूछें इनसे। अच्छा जी, सेकंड वन इज सर फंक्शनलिज्म। 3 मिनट बाकी हैं। वो साला मेरी दफा ऐसे ना करो। करें, जल्दी करें। सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फंक्शनलिज्म जो था वो सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, और ये रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म यानी स्ट्रक्चरलिज्म की रिएक्शन में आया था। और विलियम जेम्स जो थे वो इसके फाउंडर थे, लेकिन इन्होंने कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की बजाय उसके फंक्शन पर फोकस किया था। ठीक है, और उन्होंने ही फोकस्ड अपॉन द वे ह्यूमन टू देयर एनवायरनमेंट, और उन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं और उन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ही एग्जामिन्ड द वे इन विच बिहेवियर अलाउ पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इस मीन के हम इंसानों को किसी भी किस्म का अगर हम बिहेवियर चाहते हैं ना, तो हम उन्हें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उस तरह से जो है उनका बिहेवियर उससे गेन कर सकते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमें उनका बिहेवियर चाहिए, नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें बना सकते हैं। वो जो फंक्शनलिज्म वाले थे वो स्पेशली इंटरेस्टेड थे इन एजुकेशन एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। उन्होंने सबसे ज्यादा काम एजुकेशन और अप्लाइड साइकोलॉजी पे किया था। जो इसके सेकंड साइकोलॉजिस्ट थे वो थे जॉन डेवी, फेमस अमेरिकन एजुकेटर थे। ये भी विलियम जेम्स के फॉलोअर थे। इन्होंने भी फंक्शनलिज्म पर काम किया और ये की फाउंडर थे फंक्शनलिज्म के। और इन्होंने जो काम किया था इसमें वो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। उन्होंने बताया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है ना वो ऑटोमेटिक नहीं होता, यानी वो ऑटोमेटिक नहीं होता, वो हम खुद से उसको कंट्रोल करते हैं। हमारी मर्जी, हम जैसा मर्जी उन्हें इन्वायरमेंट दे के उस तरह से बिहेवियर जो है उसका चेंज करवा सकते हैं। जैसा हम उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे वैसा ही वो आगे से बिहेव करेंगे। ही वर्कड ऑन चाइल्ड एजुकेशनल सिलेबस। उन्होंने जो बच्चे थे ना, चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन